11 मार्च 2024 की तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी। क्यों दर्ज की जाएगी, इसके बारे में जानेंगे आज के अपने इस इवेंट में, अपने इस सेशन में। मैं चेतन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मार्च 2024 के दिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया। वो ऐलान था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में। अगर हम बात करें सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो वर्ष 2019 में 10 दिसंबर के दिन इसे लोकसभा से पास करवाया गया। 11 दिसंबर के दिन इसे राज्यसभा से पास करवाया गया। उसके बाद इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, मगर इसे लागू नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसे लागू किया गया लगभग 4.5 साल बाद। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये चीज़ क्लियर करी और बताया कि ये 2019 के हमारे जो चुनाव थे लोकसभा के, उस मैनिफेस्टो में हमने बताया था कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भारत में लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और हमने हमारे वादे को निभाया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया। आप सभी के दिमाग में ये सवाल होगा कि कुल मिला के 4.5 साल के आसपास का समय क्यों लग गया, इतना डिले क्यों हुआ? जब बिल पास हो गया था तो उसे लागू करवा देते। तो इसका जवाब देते हुए जो स्पोक्स पर्सन हैं गृह मंत्रालय के, वो ये कहते हैं कि हम नियम बना रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में हम नियम बना रहे थे, उन नियमों को क्रिएट करने में समय लगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी उसके पीछे एक वजह ये भी बताई कि वर्ष 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, मतलब वो बिल जो है, जब वो पास हो गया था, उसके बाद भारत के कई सारे क्षेत्रों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा दंगे हुए, जिसमें से फेमस आपको देखने के लिए मिल जाता है दिल्ली में शाहीन बाग का जो इंसिडेंट हुआ। वो सभी लोग आप याद रखते होंगे या उसके बारे में आप जानते होंगे। साथ के साथ त्रिपुरा, असम, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में भी बहुत अगेंस्ट में इसके बात उठी। और उसके कुछ समय बाद मार्च 2020 में भारत में कोविड के चलते लॉकडाउन को लागू कर दिया गया, जिसके चलते लगभग 1.5 साल तक लोग कोविड में ही बिजी रहे और साथ साथ इसे लागू करने के लिए समय नहीं मिल पाया, या मान लीजिए प्रॉपर पृष्ठभूमि नहीं मिली जिससे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाता भारत में। और 2024 में अब जब इसे लागू कर दिया गया है तो इसके अंदर क्या खास है और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट से हर एक पॉइंट को। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में, 1955 के बारे में, उसके अंदर यहाँ पर संशोधन किया गया है। और अगर हम बात करें तो 3 देशों से जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैन धर्म के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पारसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सिख समुदाय के लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल मिला के 5 समुदाय से यहाँ पर लोग आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। और 3 देशों से, वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत सरकार का यह कहना था कि इन 3 देशों से अगर इन संप्रदाय के लोग, ये 5 संप्रदाय के लोग अगर भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, या 31 दिसंबर 2014 से पहले भी अगर वो लोग भारत में आ चुके हैं, तो पहले जो नेचुरलाइजेशन के आधार पे नागरिकता को प्राप्त करने का अधिकार होता था, रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस प्रकार के थे कि किसी व्यक्ति को जो यहाँ से भारत आया है उसे 11 साल तक भारत में बिताने होते थे। मगर इसमें बदलाव किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, और इसमें बदलाव करके जोड़ दिया गया कि अब अगर आपने केवल और केवल 5 साल भी बिताए हैं भारत में, तो भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नागरिकता आपको दी जाएगी। ये डिसाइड किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा कि क्या आप एलिजिबल है या नहीं है। मगर यदि आप भारत में इन 3 देशों से आए हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, उन 5 समुदाय में से एक में से अगर आप आते हैं, तो आप भारत में अगर 5 साल बिताते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के, देशीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता के लिए। अब इस पर इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता बनर्जी की हम बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे, कांग्रेस जो है वो कई सारी स्टेटमेंट दे रही है कि इसे क्यों लाया गया है या इसे क्यों लागू किया गया है चुनाव से ठीक पहले। इसके साथ साथ ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की एक तरीके से संस्थापक मिल जाएंगी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से अभी वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा तो सीधा स्टेटमेंट दी गई कि हम तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। और क्यों इसे मुस्लिम अगेंस्ट कहा जा रहा है? देखिए सर, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं प्रॉपर प्रकाश आपके सामने डालूंगा, प्रॉपर आपको चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम बहाल कंट्रीज़ हैं। तो अगर यहाँ हम ये कहें कि किसी मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, तो वो कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि ये तीनों देश मुस्लिम बहाल देश हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, अलग अलग हुए, तो उस समय पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, अच्छी खासी मात्रा में थी। मगर वहीं पर अगर आप हिंदू आबादी या फिर इन 5 सांप्रदाय की अगर आबादी देखेंगे तो वो भी डबल डिजिट में देखने के लिए मिल जाती थी। मगर समय समय पर आपके सामने कुछ खबरें आती होंगी कि वहाँ पर
जो माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, उन पर बेहद अत्याचार किया जा रहा है, जिसके चलते वो भारत आते हैं भागकर, और यहाँ भी उनको नागरिकता के लिए जूझना पड़ता है। उन्हें यहाँ भी नागरिकता नहीं मिलती, मतलब मान लीजिए एक तरीके से वो इस देश के ही हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है। और इन सभी परिस्थितियों को समझते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया और कहा कि अगर आप इन 3 देशों में रहते हैं और इन 3 देशों से आप भारत आए हैं पलायन करके, अगर आप 3 देशों से भारत आए हैं तो हम आपके लिए जो नागरिकता लेने का तरीका है उसे आसान कर रहे हैं, उसे सरल कर रहे हैं। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों इसके अगेंस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, किसी के साथ गलत होते हुए देख रहे हैं तो वो एक गलत चीज़ है, और आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं आपके देश से ही जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर उस देश में अगर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही है इन समुदायों की। तो उनको अगर भारत एक्सेप्ट कर रहा है, उनके लिए नागरिकता पाने के रास्ते आसान कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा काम है। मगर जब बात आती है ना, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, मतलब 2019 के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब दर्ज किया गया तो वहाँ पर ये बोला गया कि जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ये काम क्यों नहीं किया गया है। साथ साथ एक और आवाज़ उठी थी कि तिब्बतियन जो बौद्धिस्ट मिलते हैं उनके लिए भी ये क्यों नहीं किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भारत सरकार को सोचना चाहिए। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 3 देश यहाँ पर अभी जो है वो ऐड किए गए हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2014 तक अगर आप आ गए हैं भारत में, या फिर उससे पहले आप भारत में आ रखे हैं, तो अब आपको 11 साल के आधार पर, देशीकरण वाले आधार पर नागरिकता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे बदलकर 5 साल कर दिया गया। अगर आपने 5 साल भी भारत में बिता दिए हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसे अप्लाई करने की प्रोसेस क्या होगी, देखिए यहाँ पर ये लाइन अगर आप देखेंगे तो लिखी हुई है, पहले ये 11 वर्ष मिल जाता था 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, और अब ये यहाँ पर 5 वर्ष आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब सवाल आता है, इन लोगों को भी नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है। तो देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। क्या बनाया है, इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे जाकर आपको प्रॉपर अप्लाई करना है, और जब आप उस पोर्टल में जाके अप्लाई करेंगे तो उसमें 2 पेजेस एक तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। पहले पेज पर आपकी फ़ोटो वोटो लगाने का जो होगा ऑप्शन, वो आपको मिलेगा। दूसरे पेज पर आपको बताना होगा आप कहाँ से आए हैं, कब से भारत में रह रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी और थोड़ी बहुत जानकारी है वहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि क्या आपने इससे पहले भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, और यदि आवेदन किया था तो आपकी नागरिकता रिजेक्ट क्यों हुई है। ये चीज़ें भी वहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी प्रॉपरली। आप देख सकते हो सर, नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, और इस तरीके से वो लोग जो है वो अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिक भाषा में मैंने आपको जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसे बहुत ही चंद मिनटों में समझाने का प्रयास किया है। अगर मेरे हिसाब से आप पूछेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास कब हुआ, मैंने आपको डेट बता दी, 10, 11, 12, आपको तीनों डेट्स याद रखनी है एक तरीके से। इसके साथ साथ उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे इस बिल के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नाम। इसके साथ साथ इसे लागू कब किया गया भारत में, तो 11 मार्च 2024 को इसे भारत में लागू किया गया प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। वो कौन से 5 संप्रदाय मिल जाएंगे जिन लोगों को एक तरीके से स्वीकार किया जाएगा, तो हिंदू मिल जाएंगे, पारसीज मिल जाएंगे, वो मैं आपको 5 के 5 संप्रदाय यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, जब ये फाइल आप तक पहुँचेगी तो आप इन पॉइंट्स को एटलीस्ट याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध, पारसी समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये समुदाय के लोग मिल जाएंगे जिन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप नागरिकता देने की बात की गई है। वो 3 देश, 3 कंट्रीज़ भी आपको याद रखनी है। कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आशा करता हूँ कि कंप्लीट एनालिसिस बहुत अच्छे से हमने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या कहा, उसके बारे में भी कंक्लूड किया है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, रोहिंग्या मुस्लिम्स का संबंध कहाँ से मिल जाएगा म्यांमार का, वो भारत आए हैं पलायन करके, वो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा तिब्बतियन बुद्धिस्ट के बारे में भी मैंने यहाँ पर चर्चा करी, और ओवरऑल कंक्लूड करने का प्रयास किया है कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे कब लागू किया गया, कौन सी तारीख को। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ के साथ मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये सवाल बिहार परीक्षा में भी आएगा, और भारत की अन्य जितनी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा 2024, 25 और आने वाले कई सालों तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक सवाल आपसे छोड़ना चाहूँगा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत में नागरिकता लेने के 5 प्रकार हैं, मगर भारत की अगर नागरिकता छीनी जाती है या आप त्यागते हैं तो उसे छीनने के कितने प्रकार, मतलब त्यागने के कितने प्रकार होंगे, ये बता दीजिएगा। लेने के 5 प्रकार हैं, त्यागने के कितने प्रकार हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।